हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई जो है एकदम पूरा लगन से आप कर रहे होइएगा ताकि जो है आप हर हाल में नीट और आईआईटी को आप क्रैक करके ही दम लीजिएगा। तो चलो ये आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ फर्दर। मैंने लास्ट क्लास जो है आपको बताया था, मैग्नीट्यूड तक बताया था और वेक्टर चैप्टर में पढ़ा रहा था, मैग्नीट्यूड तक आपको मैंने बताया था। और चलिए आज आगे मैं बताता हूँ, डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए था मैं आपको बताया था। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। जो भी फिजिक्स में पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ना है। फिजिकल क्वांटिटी को मैं फर्दर डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। फर्स्ट में क्या था? वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड में स्केलर क्वांटिटी और थर्ड में क्या था? टेंसर क्वांटिटी था। तो वेक्टर क्वांटिटीज का मैं डिफिनीशन बताया था कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। बस इतना ही बात याद रखना है। मैग्नीट्यूड का मतलब मैं बताया था कि ज्योमेट्रिकल केवल लेंथ याद रखना है। यानी जब भी फाइंड मैग्नीट्यूड कहीं भी फिजिक्स में पूछता है तो आप सीधे उसका न्यूमेरिकल ज्योमेट्रिकल लेंथ निकाल दीजिए। क्लियर है? चलिए डायरेक्शन के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। डायरेक्शन क्या होता है? देखिए डायरेक्शन क्या होता है यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे एक होता है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन किसको कहते हैं? जहां से हम लोग मेजर करते हैं। जब भी आपको डायरेक्शन फाइंड करना हो तो सीधे एंगल फाइंड कर दीजिएगा। क्या निकाल देना है? एंगल। रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन किसको कहते हैं? ऐसा लाइन जहां से हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना? यानी वी स्टार्ट आवर मेजरमेंट, यानी जिस लाइन से हम लोग मेजर करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन बोल देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेफरेंस लाइन बोल देते हैं। मेजरमेंट क्लियर है ना? यानी जहां से हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं वही क्या हो जाएगा? रेफरेंस लाइन। जैसे देखिए ना, डायरेक्शन में आपको मैं बता रहा हूं। सिंपल मान करके चलिए कि इधर ईस्ट है। डायरेक्शन का मतलब लोग दिमाग में रखता है दिशा। दिशा बोला जाए तो डायरेक्शन बताएगा। यहां पर देखिए ना, कोई भी पार्टिकल यदि इधर जा रहा है तो क्या बोलिएगा? ईस्ट में जा रहा है। नहीं, इधर जाएगा तो नॉर्थ में जा रहा है, इधर जाएगा तो वेस्ट में जा रहा है, इधर जाएगा तो साउथ में जा रहा है। कोई इधर जाएगा तब क्या बोलिएगा? नॉर्थ ईस्ट। और ये भी नॉर्थ ईस्ट। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? सेम तो है नहीं। इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन अलग है कि नहीं? तो इस केस में हम लोग दोस्तों क्या करते हैं? एंगल निकाल देते हैं। रेफरेंस लाइन से जितना एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। रेफरेंस लाइन से जितना एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो यहां से हम लोग मेजर कर रहे हैं तो ये रेफरेंस लाइन का काम कर देगा? नहीं। इधर से यदि आप मेजर कीजिएगा तो ये रेफरेंस लाइन का काम कर देगा। तो इधर से 30 डिग्री तो इधर से कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो जब भी डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो तुरंत दिमाग में लाना है कि एंगल हमको फाइंड करना है। इसलिए डायरेक्शन जब भी फाइंड करना हो तो क्या करना है? एंगल फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए बीच में लाई करेगा तो आपको क्या करना होगा? एंगल फाइंड करना होगा। क्लियर है? जैसे में देखिए मीनिंग ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका क्या मतलब? एंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये दोनों सेम है या अलग है? दोनों अलग है। कैसे अलग है? चलिए इसको मैं डिटेल से देखने जा रहा हूं। तो जब भी डायरेक्शन फाइंड करना हो तो दोस्तों क्या कीजिएगा? एंगल फाइंड कीजिएगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। इधर ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट के जस्ट उल्टा वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। क्लियर है? आप लोग मैप देखे हुएगा, मैप में ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। क्लियर? तो बोलिएगा क्या सर ये फिक्स है क्या, यही लेना है? कोई जरूरी नहीं यार, इधर आप साउथ भी मान सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जब ना कुछ दिया हुआ होता है तो इधर नॉर्थ हम लोग लेकर के चलते हैं। क्लियर है ना? तो जिधर रियल में लिया जाता है उधर ही मानिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे लेने के लिए आप इधर वेस्ट भी ले सकते हैं।
तो उसके अनुसार ये चेंज हो जाएगा फिर। चलिए कोई पार्टिकल मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है? तो इधर की तरफ जो है इसका वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी इतना लंबाई आप 10 माने हैं, तब 5 मीटर पर सेकेंड यदि खींचना हो 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसके लंबाई का जस्ट हाफ कर दिया जाएगा। लंबाई का क्या कर दिया जाएगा? जस्ट हाफ। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए ना, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलना गलत होगा, ये एंगल देना होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स्ड होता है। तो इधर ड्रॉ कर दीजिएगा तो वो भी नॉर्थ ईस्ट, इधर ड्रॉ कर वो भी नॉर्थ ईस्ट। फिक्स डायरेक्शन है क्या? नहीं ना। फिक्स डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा बच्चों? एंगल देना होगा। तो इधर से कितना? 60 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भी मैग्नीट्यूड हुआ, जब तक एरो नहीं देते हैं तब तक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है? और इधर एरो दे दिए डायरेक्शन, तो बराबर तभी होगा जब इधर भी डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन बोला जाए मतलब अभी क्या मैंने दिखाया था, एंगल फाइंड कर देना है। क्या फाइंड कर देना है? एंगल फाइंड कर देना है, क्लियर है ना? तो यहां पर राइट साइड 30 डिग्री क्या बता रहा है? डायरेक्शन। और किसके साथ बन रहा है? ईस्ट के साथ। तो जिसके साथ एंगल बनेगा ना दोस्तों, उसको लास्ट में रखना है। उसको क्या रखना है? लास्ट में रखना है। जिसके साथ एंगल बनेगा उसको लास्ट में रखना है। जिसके साथ एंगल बनेगा उसको किधर रखना है? लास्ट में। तो लिखिएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बोलिए लिखिएगा कि नहीं? लिखिएगा। और इसको स्टाइल में ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग तरह से, 10 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री। जब 60 डिग्री लिखिएगा तो नॉर्थ के साथ बन रहा है ना, डिफरेंस लाइन ये काम करेगा। तो नॉर्थ के साथ एंगल बन रहा है, तो नॉर्थ को लास्ट में रखना होगा। क्या लिखिएगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्लियर है? और इसको क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री। किसके साथ बन रहा है? ईस्ट के साथ। तो लिख देंगे विथ ईस्ट टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मतलब की ओर होता है। देखिए ईस्ट के साथ एंगल जो है इधर भी बन सकता है 30 डिग्री, इधर भी बन सकता है। तो इधर यदि बना है तो किधर की तरफ? टुवार्ड्स नॉर्थ। यदि इधर बनता है तो टुवार्ड्स साउथ। तो टुवार्ड्स क्या लिखना होगा दोस्तों? नॉर्थ लिखना होगा, क्लियर? और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसी को और मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, v शुड बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विथ नॉर्थ टुवार्ड्स ईस्ट, ये लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए इधर, यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होगा समझ जाइएगा, ऐसा लिखा हुआ है इसका क्या मतलब, सबका मतलब तो सेम ही है, क्लियर है ना? इसलिए ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ लिख दिया, इसका क्या मतलब होगा। जब तक इसका मतलब आप नहीं समझिएगा तब तक आप इसको सोल्व कर पाइएगा क्या? बिल्कुल नहीं सोल्व कर पाइएगा, क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इधर होगा तो क्या लिखेगा? इसी तरह नॉर्थ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इधर होगा तो वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट। इधर होगा तो साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ, क्लियर है? चलिए ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसका क्या मतलब होगा। मीनिंग ऑफ ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बोथ हाथ से। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है, यही मान लीजिए कि क्या है, इधर ईस्ट है, ईस्ट के उल्टा वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यही कोई मान लेते हैं कि वेक्टर है और कितने एंगल पर है? 45 डिग्री पर है। ये फोर्स मान लीजिए कि 20 न्यूटन का है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड हो गया,
और जैसे ही एरो दो देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो इधर भी डायरेक्शन देना होगा कितना, एट 45 डिग्री। पहले जैसा तो लिख ही सकते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट नहीं, और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ शुड बी इक्वल टू 20 न्यूटन एट 45 डिग्री। दोनों के साथ तो सेम ही बन रहा है, तो लिख सकते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं, और क्या लिख सकते हैं, एफ शुड बी इक्वल टू 20 न्यूटन एट 45 डिग्री विथ ईस्ट। किधर की तरफ दोस्तों, टुवर्ड्स नॉर्थ। ये भी सही है। और क्या लिख सकते हैं इसको, पहले जैसा तो लिख सकते हैं ना, 20 न्यूटन एट 45 डिग्री विथ नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, एफ शुड बी इक्वल टू 20 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर एंगल देने का जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये होता है बीचों बीच। बीच में हाइफन दे दिए मतलब बीचों बीच, या डायरेक्टली एन ई लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, 20 न्यूटन ईस्ट नॉर्थ। दोनों तो सेम ही है यार, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ई एन या ई एन बोथ आर सेम। क्लियर है ना। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो इतने तरह से इसको लिखा जाता है। इतने तरह से इसको आप लिख सकते हैं। लिखिए, यहां से था, ठीक। चलिए तो आप डायरेक्शन भी समझ गए होइएगा। अब चलिए दिखा रहा हूं आपको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए वेक्टर जोड़ने का रूल्स क्या है। तो रूल्स यही है कि एक वेक्टर ये है, तो इसका हेड कौन होगा, ये होगा, और ये टेल होगा। दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, चौथा वेक्टर ये है, पांचवा वेक्टर ये है, एंड सो ऑन। इसी तरह जितना मन है उतना खींचते जाइए, 1000, 2000, 3000, जितना आपके पास वेक्टर है सबको ड्रॉ करते जाइए। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते जाइए। लास्ट में रिजल्टेंट कहां से लेते हैं, फर्स्ट का टेल देखना है दोस्तों और लास्ट का हेड देखना है, दोनों को मिला दीजिए, यही रिजल्टेंट हो जाएगा। और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर शुड बी इक्वल टू, रिजल्टेंट का मतलब सबका वेक्टर सम याद रखना है। जब भी रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो सबको आंख बंद करके क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है। ये आपका हो गया। फॉर एन वेक्टर्स, फॉर एन वेक्टर्स क्या लिख सकते हैं, आर शुड बी इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन AN। क्लियर है ना। एन की जगह 100 होगा, 100 वेक्टर होगा, 200 होगा, 200 वेक्टर होगा। क्लियर। तो इसमें बस एक ही बात याद रखना है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते जाना है। रिजल्टेंट लेना है फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक। क्लियर। चलिए आगे देखिए। जब ऐसा रहेगा, दो वेक्टर है, तब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक 2 रहे 3 रहे, प्रोसेस वही करना है। रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर क्या ले लेना है, सम। क्लियर। ये देखिए ट्रायंगल बना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
सेम चीज है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलिए या लॉ ऑफ ट्रायंगल बोलिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन कहने का मतलब, पॉली का मतलब होता है दोस्तों मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी है। गॉन का मतलब होता है साइड्स, यानी ऐसा ऐसा साइड्स बहुत सारा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दोस्तों क्या? पॉलीगन पड़ गया। इसमें देखिए लॉ ऑफ ट्रायंगल है, इससे कितना वेक्टर जोड़ सकते हैं? 2 वेक्टर जोड़ सकते हैं, 3 या 4 या 5 भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं उसको आगे मैं बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा ये देख लीजिए, एक वेक्टर ये है, इसके हेड पर दूसरा वेक्टर नहीं, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। इसको पैरेलल यहां कर दिए, इसको पैरेलल यहां कर दिए, ये देखिए पैरेललोग्राम बन गया, बन गया ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर से जोड़िएगा तो रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक ये होगा, नहीं ऊपर से भी जोड़िएगा तो यही होगा रिजल्टेंट। तो ऊपर से जोड़िएगा तो हो जाएगा b प्लस ए, और नीचे से जोड़िएगा तो हो जाएगा a प्लस बी। अब बताइए a प्लस बी को b प्लस ए नहीं लिख सकते हैं क्या? बोथ आर सेम। आगे पीछे जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये टारगेट बैच है, इसलिए आपको थोड़ा फास्ट में चल रहा हूं, और फास्ट क्या बहुत आराम से बता रहा हूं। तो जो आईआईटी नीट के लिए स्पेशल लोग हैं या जो 11th के स्टूडेंट तेज तराग हैं, इस बैच को पकड़ लीजिए, तो एकदम डिटेल से आपको मिलते जाएगा। और क्वेश्चन भी इसमें हम लोग पूरा करेंगे, और आप लोग मन से जितना मैं बता रहा हूँ उसको करते जाइए, साथ साथ क्वेश्चन भी हम लोग बनाते चलेंगे। क्लियर है? चलिए हाई लेवल तक, 0 लेवल से शुरू करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे क्वेश्चन का। जितना नीट और आईआईटी जेईई मेंस के लिए है, और एडवांस के लिए तो आपको अलग बैच चला ही रहा हो, उसको आप कर लीजिए जो लोग आईआईटी के स्टूडेंट हैं। चलिए यहाँ तक किसी को उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए इसमें कितना वेक्टर को जोड़े? 2 वेक्टर, इसमें 4 वेक्टर। कहाँ 4 को है जी? ए का 2, ए और बी 2 ही वेक्टर ना है, 4 कहाँ दिख रहा है? तो इसमें भी 2 वेक्टर जोड़ रहे, इसमें भी 2 वेक्टर जोड़। यदि तीसरा वेक्टर इससे जोड़ना हो तब क्या करेंगे? जोड़ सकते हैं दोस्तों। देखिए एक वेक्टर ये है, इसके हेड पर दूसरा है, रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी। अब तीसरा वेक्टर जोड़ना होगा तो इसके हेड पर रख दीजिए, तो रिजल्टेंट लेंगे फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस ये वाला c हो गया। क्लियर? तब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या हो गया ना कि कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गया, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन लॉ ऑफ पॉलीगन में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली जोड़ देते। ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और ये c वेक्टर है, तो रिजल्टेंट हो जाता दिस फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक का रिजल्टेंट बोला जाए, मतलब सबका वेक्टर सम। एक ही बात याद रखना है, रिजल्टेंट जब भी डिमांड करे पूरे फिजिक्स में तो सीधे सम कर देना वेक्टर। क्लियर? तो इससे ये लॉ ऑफ पॉलीगन वाला रूल लगा है। लॉ ऑफ पॉलीगन से देखिए डायरेक्ट जुट गया, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, जितना हो दोस्तों सब जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया, थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो जोड़ सकते हैं दोनों से, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा लॉ ऑफ पॉलीगन से। कितना भी होगा वेक्टर्स सबको एकदम इजीली जोड़ सकते हैं। केवल याद रखना है हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल होना चाहिए,
और रिजल्टेंट हम लोग दोस्तों लेते हैं फर्स्ट का टेल देखना है, लास्ट का हेड देखना है, उसको एकदम मिला दीजिए सराक से और एरो दे देंगे कहाँ से कहाँ, टेल से हेड। एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल टू हेड, हमेशा किधर से किधर डायरेक्टेड होता है, टेल से हेड की तरफ होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वेक्टर क्या होता है अब तो क्लियर हो गया होगा। मैग्नीट्यूड देख लिए डिटेल से, मैग्नीट्यूड का मतलब ज्योमेट्रिकल लेवल। डायरेक्शन देख लीजिए, जब भी डायरेक्शन फाइंड करना है एंगल फाइंड कर देना। फिर आपका रिजल्टेंट और लॉ वेक्टर एडिशन देख लिए। रिजल्टेंट कहाँ से लेना है दोस्तों, फर्स्ट का टेल से लास्ट का हेड तक रिजल्टेंट लेना है। और वेक्टर को जोड़ने का नियम, एक का हेड पर दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पर तीसरे का टेल एंड सो ऑन, इसी तरह करते जाना है। और रिजल्टेंट लेना है फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। क्लियर? चलिए अभी वेक्टर खत्म करने के बाद आएंगे स्केलर पर, उसके बाद आएंगे टेंसर पर। चलिए देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। नाम से ही क्लियर पता चला है, यूनिट फॉर यूनिटी याद रखिएगा। यूनिटी मतलब एकता मत समझ जाएगा, एकता वाला यूनिटी नहीं। यूनिटी का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, वन। इसका मतलब होता है वन, मतलब कि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो ऐसा वेक्टर दोस्तों जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है? यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, यानी द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसका यूज आएगा सब जगह, इसलिए इसको माइंड में रखना। अब यहाँ पर देखिए यूनिट का मतलब होता है वन। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाई कैट, इसी को हैट बोलते हैं, इसी को कैरेट बोलते हैं। कैरोट मत समझिए, कैरेट। ओवर ए लेटर, ओवर ए लेटर। लेटर के ऊपर क्या देना है, कैप। कैप कहाँ पहनते हैं, पैर में कि हेड पे, ऊपर से न। कैप या टोपी कैसे पहनते हैं, ऊपर से पहनते हैं कि नहीं, इसलिए कोई लेटर के ऊपर कैप दे दीजिएगा, यूनिट वेक्टर हो गया। यही आपका क्या हो गया, कैप। इसका मैग्नीट्यूड मतलब, मैग्नीट्यूड को मैं तीन नाम दिया था, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस और वैल्यू। मैग्नीट्यूड को तीन नाम दिए थे। मॉडुलस इसका वन होगा, इसका भी वन, यानी कोई भी रहेगा एन कैप आर कैप सबका वन। लेकिन मॉड देने पर एरो रहता है तो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये दोनों में फर्क समझ रहा है ना। ये नहीं कि मॉड दीजिएगा तो ये मत लिख दीजिएगा, कैप लगाओ मतलब यूनिट वेक्टर है। क्लियर है? चलिए आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स के तरह आई कैप लेना है, बाई एक्सिस के तरफ जे कैप लेना है और जेड के तरफ के कैप लेना है। ये बात याद रखिएगा। तो एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप लिया जाता है, बाई की तरफ जे कैप, जेड की तरफ के कैप। ये फिक्स है, कहीं भी आई कैप लिखा है मतलब समझ जाना है एक्स एक्सिस के तरफ डायरेक्शन है। क्लियर है? आई कैप को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एरो दे करके। जे कैप को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, के कैप को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो केवल आई कैप, जे कैप, के कैप को आप एरो से दिखा सकते हैं। हम बोलेंगे कि आप सीधे कैप लेकर के सब जगह चलिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है ना? ये बुक में कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा,
तो समझना है वो भी यूनिट वेक्टर ही है। क्लियर है? वेक्टर नहीं समझना है, यूनिट वेक्टर। यानी यहाँ पर आई कैप का मैग्नीट्यूड मॉडुलस लीजिए, या ऐसा रहे मॉड रहेगा तो 1 लिखना है, ऐसा रहेगा तो 1 लिखना है, ऐसा रहेगा तो 1 लिखना है। क्लियर है? यूनिट वेक्टर डिफाइंड कैसे होता है? यूनिट वेक्टर along R vector will be, ऐसा कीजिए ना, इन जनरलाइज करके इसको डिफाइन, यूनिट वेक्टर along any vector R is R कैप, जितना वेक्टर रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देना। क्यों मॉड से भाग देते हैं? मॉड देने पर एरो क्या होता है? कट जाता है। नहीं, यहाँ पर देखिए ना, जब एरो बंद कर देंगे तो आर आर कट जाएगा, कट के कितना हो जाएगा? 1। तो जब आर आर कट जाएगा तो क्या बचेगा? एरो बचेगा। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। इसलिए दोस्तों यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं। क्लियर है ना? यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन बताने में करते हैं। काटना नहीं है, केवल समझने के लिए मैं बोला हूँ कि एरो हटा दूँ तो आर आर कट के लग रहा है कि कैंसिल होकर क्या होगा? 1। इसलिए तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आर आर कैंसिल तो एरो बचेगा। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। क्लियर है ना? तो देखिए मैग्नीट्यूड से उसका क्यों भाग देते हैं? क्योंकि यार हमको 1 लाना है, तो सेम क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तब ना 1 आएगा। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? अब देखिए इसका मॉडुलस लेंगे तो इधर भी मॉडुलस लेना होगा, और मॉड देने पर एरो हट जाता है, 1 आ गया कि नहीं? इसलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये मैं आपको दिखा दिया। क्लियर है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे 1 होता है ये भी मैं आपको बता दिया। क्लियर है? देखिए कंसेप्ट आपके पास तगड़ा रहेगा तो क्वेश्चन दुनिया का कोई भी बुक से बनाइएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ना के सवाल ही नहीं। क्लियर है? चलिए देखिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आ भी चुका है। Which of the following is correct? For the vector R. इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, देखिएगा। कौन सा करेक्ट है? दिस इज करेक्ट। क्लियर? क्यों? देखिए किसी को शक है इसमें? देखिए ना यहाँ पे अभी देखें, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मॉडुलस। आर की जगह ये भी हो सकता है, एल बी कुछ भी हो सकता है यार। यहाँ से आर कैप इंटू आर का मॉडुलस बराबर आर वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए यही तो है। अरे यार इसको पकड़ के इधर कर दिए। क्लियर है ना? चलिए
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड यूनिट वेक्टर along p वेक्टर। ये मीटर में है। यहां पर क्या दिख रहा है, यूनिट वेक्टर निकालना होगा p की तरफ। तो सबसे पहले तो ये आप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप देख ही रहे हैं मीटर में है। इसका मैग्नीट्यूड दोस्तों लीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, एरो हटेगा तो अंडर कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका √14 मीटर रह जाएगा। नहीं तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इसी तरह निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका समझ जाइए, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, कितना से गुना है दोस्तों, वही कोफिशिएंट होता है। यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा p कैप शुड बी इक्वल टू p वेक्टर डिवाइडेड बाय p का मॉडुलस। इसको p वेक्टर लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप मीटर डिवाइडेड बाय √14 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो गया जी। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता है, ये भी याद रखना है, कभी भी आपको उठा के एग्जाम में डाल देगा। यूनिट वेक्टर ऑलवेज यूनिटलेस होता है। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, अभी तो पीछे बताया। तो यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन बताने में होता है और यूनिट वेक्टर यूनिटलेस होता है। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने में क्यों यूज होता था आपको मैं बता चुका हूँ। एरो हटाया था तो ये कैंसिल हो गया था, एरो बचा था। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन, ये तो पहले ही देखे थे, क्लियर है ना। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता है दोस्तों, मतलब यूनिटलेस होता है, डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का कोई यूनिट होता है यार। ईस्ट का क्या यूनिट होता है, मीटर, केजी। वेस्ट का क्या यूनिट होता है, कमाल है। तो यूनिट जो है डायरेक्शन का यूनिट नहीं होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको माइंड में रखना है। मारिए ट्रिपल स्टार, कभी भी आपको एग्जाम में डाल देगा। तो सिंगल स्टार से 5 स्टार तक मेरा कोडिंग रहेगा। जितना में मारेंगे ना उसी से आपको नेट और IIT में क्वेश्चन आएगा। जाइएगा एग्जाम में तो लगेगा सब क्वेश्चन आउट हो गया, एकदम सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यदि आप ईमानदारी से मेरा पढ़ाया हुआ टोटल पढ़ के जाइएगा तो सब लगेगा एकदम आउट क्वेश्चन हो गया, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अब हम यहाँ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप लिखे, हो सकता है वहाँ 2i कैप माइनस 3j कैप कर दे, तो कहिएगा कि अलग क्वेश्चन है। अरे यार यही ना है, यहाँ प्लस रहे या माइनस मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ेगा, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, माइनस बीच में कहीं नहीं होगा, ऑलवेज प्लस होगा। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन, कितना कमाल का है, यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन, क्लियर है। यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या था, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिट वेक्टर क्या होता है दोस्तों, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसको माइंड में रखिएगा, क्लियर ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का अंत है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप, एंड c वेक्टर इज इक्वल टू
3 के कैप, देन फाइंड ए में ए का मैग्नीट्यूड रेडी कर लीजिएगा, बी का मैग्नीट्यूड, एक क्वेश्चन बनाइएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। डी में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along ए प्लस बी, बी में यूनिट वेक्टर along ए प्लस बी माइनस सी, सी में यूनिट वेक्टर along ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर। चलिए बनेगा कि नहीं, एकदम आसानी से बनेगा, देखिए कैसे। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए फटाक से। देखिए सबसे पहली बात तो ये का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मॉडुलस निकाल दीजिए, कर देना डायरेक्ट आ जाइए। ये कितना था, आई कैप जे कैप के कैप, तो इसमें 1 से, इसमें 1 से, इसमें 2 से, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 4 और 2 6, आंसर हो गया। बी में मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बी वाला का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका दोस्तों रूट अंडर, अब डायरेक्ट करना दीजिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट 5। सी में ये तो खुद मैग्नीट्यूड है, 3 हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 नहीं आएगा। डी में देखिए यूनिट वेक्टर ये लॉन्ग ए प्लस बी, तो सबसे पहले दोस्तों ए प्लस बी फाइंड कर लीजिए। तो ए प्लस बी जोड़ने के लिए देखिए आई को आई के साथ जोड़िए, जे को जे के साथ, के को के के साथ नहीं। अरे भाई पार्टी पेट्रोल नाम सुने हैं, वो उसका पार्टी है, वो उसका पार्टी है, तो आई वाला को आई वाले पार्टी से जोड़िए, तो 1 और 1 2 आई कैप, जे वाला देखिए 1 और 2 3 जे कैप, के वाला का कोई पार्टी नहीं, तो ये भी रहेगा 2 के कैप था, 2 के कैप। क्लियर, एकदम डायरेक्ट जोड़ देना, ये ना कि बच्चा वाला ए का वैल्यू पुट कीजिए बी का वैल्यू, क्या तरीका है यार, तब तो फिर आपका नीट और आईआईटी में रैंक चल जाएगा एकदम पीछे। कैलकुलेशन पर भी कमांड रखना है आपको, टाइम टू टाइम जैसे जैसे आगे बढ़िएगा कैलकुलेशन भी आपको बताते चले कैसे करना है, ताकि जल्दी में क्वेश्चन बन जाए। और पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ये भी सब जगह आपको ट्रिक्स बताते जाऊंगा, उसको आप रेडी करते जाइए। होगा कैसे नहीं यार, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि एकदम आईआईटी नीट को एकदम उखाड़ करके फेंक देना है, होगा कैसे नहीं। चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड देखिए, तो डायरेक्ट निकालना दीजिए इसका मैग्नीट्यूड, यही यूनिट वेक्टर होगा, जितना वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, बोलिए जी 2 का स्क्वायर 4 9 9 और 4 13 13 और 4 17 आंसर। इसको आप अलग अलग भी ऑप्शन में मिलेगा, तो कंफ्यूज होकर छोड़ मत दीजिएगा, अरे यार अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, ये कोई नया चीज कर रहे हैं क्या। टू बाई रूट 17 के कैप, वैसा भी ऑप्शन आपको दिखेगा, और इससे क्वेश्चन यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हम लोग का क्या था, ए प्लस बी माइनस सी करना है, तो जो ए प्लस बी आया सी वाला घटा दीजिए,
ए प्लस बी, सी कितना था 3 के कैप था, तो घटेगा इसमें से फर्स्ट 2 तो एज इट इज रह जाएगा दोस्तों, और 2 के कैप माइनस 3 के कैप, माइनस के कैप हो जाएगा कि नहीं, और बोलिए ना होगा कि नहीं। घटाए जोड़ने घटाने नहीं आता है आप लोग के। अब इसका जो है मैग्नीट्यूड निकाल करके इसमें भाग दे देंगे तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं। कितना आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 9 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अरे ऐसे करिएगा, या माइनस मत कर दीजिएगा गलती से, माइनस ऐसे ना होगा, के का कोफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस में दे देगा, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 9 और 4 13 और 1 14 आंसर। क्या मजेदार क्वेश्चन था, एकदम फटाफट एकदम सोल्यूशन हो गया। क्लियर है? तो इसको देखिए, जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको जा करके आज ही सोल्व कीजिएगा अपने से, एक बार देख लीजिएगा, फिर अपने से जितना मैं कर रहा हूँ उतना कीजिए। देखिए अब फिजिक्स के एकदम डॉन बन जाइएगा, डॉन हीरो, हीरो समझते ना है, एकदम फिजिक्स का हीरो बन जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है a प्लस 2b। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, यह निकाल दें क्या, चलिए यह निकाल देते हैं। देखिए आप लोग घुसा के ऐसे मत कॉपी में लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा, ये नहीं कि हम कोना में लिखे तो आप भी कोना में छाप दीजिए, ये कोना में तो आप भी कोना में छाप दीजिए, कमाल है यार। ठीक है, एक ऐसा स्टूडेंट मिला था, उसका नाम था चलितर, कोना में लिखते थे तो कोना में लिखता था, ये कोना में लिखते थे, ये कोना में, बीच में लिखते थे बीच में, क्या मजाक है यार। चलिए देखिए इसमें क्या करना है कि b वाला 2 से गुना करके जोड़ना है, तो a प्लस b 2b माइनस c है। चलिए देखिए i कैप इसमें 2 से गुना करना है, तो 2i कैप 2 और 1 3, c में तो i है नहीं तो 3i कैप, j वाला देखिए 1j, यहाँ पर 2 से गुना होगा तो 4j, दिख रहा है ना ऊपर, नहीं दिख रहा है, चलिए अब तो दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, अब बड़ा कर दें, देखिए ना बड़ा हो गया। चलिए ठीक है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये, अरे यार ठीक है, ठीक है, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 2 या 4 और 1 5, 5j कैप, अब के वाला दोस्तों घटेगा, तो इसमें तो गुना किए नहीं था, एज इट इज रहेगा, तो 2 के कैप माइनस 3 के कैप, तो माइनस के कैप आ जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालना है, ये कौन सा था, d a b c, ए था, बी था, सी था, डी था, फिर बी कहां से आ गया, ये बी नहीं है यार, सी के बाद डी ना होता है, मिस्टेक से हो गया ये। चलिए ये है, चलिए ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर इसके तरफ निकालना है, इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे भाग, नहीं तो a प्लस मॉडुलस, क्लियर होगा। अब देखिए ये आपका आ जाएगा आंसर कितना, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाई रूट 9 और 25, 9 और 25 हो जाएगा 34 और 1 35, दिस इज द
आंसर, इसका यूनिट तो होता नहीं है। क्लियर है ना? यानी यूनिट वेक्टर का ये यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। तो आप लोग समझ गए होइएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रेडी कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको HW के फॉर्म में मैं दे रहा हूँ, इसको बना करके लाइएगा। स्क्रीन रोक रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा घर पर, या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। इफ ऐसा, then find बन जाएगा ना, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। चलिए बना लीजिएगा। CD यूनिट वेक्टर, वेक्टर्स अलोंग बन जाएगा इतना इतना एंड इतना के बीच यूनिट वेक्टर निकालना है। समझ गए? ये रहा आपका HW। इसको आप बनाइएगा घर पे और कमेंट में आंसर डाल दीजिएगा। क्लियर है ना? बना करके कमेंट में आंसर देना है। देखते हैं कौन बनाता है, कौन पढ़ने वाला स्टूडेंट है। देखता हूँ, इसको कमेंट में डालिएगा कितना आंसर आता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा हाँ एक बात और बता रहा हूँ, मेरा सिलेबस पीछे नहीं चलता है, ऑन टाइम रहेगा। तो मेरा सिलेबस सभी इंस्टीट्यूट में ऑन टाइम रहा है। तो मेरा हर हाल में जो है ना टाइमली सिलेबस खत्म होगा। उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। टेंशन ये आपको लेना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रेडी हो रहा है कि नहीं, वो रेडी करते जाइए। देखिए एक क्लास में हम बहुत पढ़ा देते हैं, सिलेबस खत्म होने का वो आपको टेंशन नहीं लेना है। वो सिलेबस किसका लटकता है? जो मान लेते हैं कि हम लर्निंग टीचर रहते, तब जाके सिलेबस लटक जाता है। ये सब लर्निंग टीचर के लिए सिलेबस लटकता है। जब लर्निंग रहता है तो क्या होता है, जितना पढ़ते ना उतना ही आके पढ़ा करके चुपचाप रह जाते हैं। एकदम लाइन बाय लाइन सब बैच में कॉपी मिलते जाता है। तो यार रट्टा मारने का चीज़ है फिजिक्स। तो रट करके हम आ करके आपको छपवाते ना, तब जाके आपको जितना पढ़ के आते उतना ही पढ़ाते, तो ऑटोमेटिक सिलेबस लटकता। तो सिलेबस लटकने का रीज़न वही होता है। तो वो सब लर्नर टीचर्स के रहने पर होता है, और एक्सपीरियंस्ड वाला में ये सब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। वो टाइमली सिलेबस खत्म होता है। कुछ कभी कभी एक्सपीरियंस होने के बाद भी लोगों को जो है रट्टा मारना पड़ता है, उसमें दिक्कत हो जाता है। तो सिलेबस टाइमली ख़त्म होना ये भी बहुत ज़रूरी है। वो टाइम पे सिलेबस ख़त्म होगा। आप लोग जितना मैं दे रहा हूँ उसको सबको शेयर कीजिए, ऑल ओवर इंडिया जितना बच्चा सबको दीजिए, सबको फायदा होगा। और जितने आप शेयर कीजिएगा उतना ही बढ़िया से एकदम पढ़ाते जाएंगे। एकदम मज़ा ले करके पढ़ना है, और फिजिक्स को चुटकी में जितना क्वेश्चन है उड़ा देना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।